गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर एक बार आप लोग का स्वागत है एचएमबी केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी, जिसमें आपने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स किसे कहेंगे। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के स्पीड, वेलोसिटी, अभिक्रिया के वेग के बारे में, साथ ही साथ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और उस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जो वर्णन करता है, व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है, वह ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के आधार पर सभी केमिकल रिएक्शन को तीन भागों में हम लोगों ने बांटा था। एक फर्स्ट पढ़े थे वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकेंड वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड जो ना तो वेरी फास्ट हो ना तो वेरी स्लो हो, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। यहां केमिकल काइनेटिक्स में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाएगा मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन अभिक्रिया का वेग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में। रेट का मीनिंग हुआ, रेट या स्पीड के बारे में आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए सबस्टेंस इन ए पार्टिकुलर टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 आवर में, तो उस स्टूडेंट का जो वेलोसिटी हुआ, स्पीड हुआ, रेट हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पर हम लोग जो रेट की चर्चा करेंगे वह रिएक्शन के रेट के बारे में, मींस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जैसे सपोज करिए कोई रिएक्टेंट लेते हैं, ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले, रिएक्शन को प्रारंभ करने से पहले मान लिया यहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर लिया गया। इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक कंसंट्रेशन मींस रिएक्शन प्रारंभ होने से पहले। तो जब रिएक्शन प्रारंभ ही नहीं हुआ, इसका मीनिंग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0। रिएक्शन होगा तब ना प्रोडक्ट बनेगा, और जब रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 और इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर। कुछ समय के बाद, मान लीजिए आफ्टर 10 मिनट के बाद प्रोडक्ट बन गया 10 मोल पर लीटर। तो जितना प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना ही घट जाएगा। तो अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 19 मोल पर लीटर। 100 माइनस 10, फिर नेक्स्ट 10 मिनट, अगले 10 मिनट, टोटल 20 मिनट के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 20 मोल पर लीटर। तो अब रिएक्टेंट का कितना बच गया, 100 माइनस 20, 80 मोल पर लीटर। फिर अगले 10 मिनट के बाद, या कहिए टोटल 30 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, अब मान लिया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया 30 मोल पर लीटर। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अब कितना बच गया, 100 माइनस 30, दैट इज 70 मोल पर लीटर। तो यहां पे हम लोगों ने देखा जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। जब भी रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जबकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो इस तरह से जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आया और इस कंसंट्रेशन को चेंज होने में जो समय लगा, यह रेशियो कहलाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is the change in concentration of any one of the reactant or product per unit time। रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आता है पर यूनिट टाइम इंटरवल में, वह कहलाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट में याद रखेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। लेट अस कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक यहां पर काल्पनिक रिएक्शन लेते हैं, मान लेते हैं आर रिएक्टेंट अभिकारक, पी प्रोडक्ट प्रतिफल जिसे आप कहते हैं। इफ अगर मान लें R1, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ी कोष्ठ, इसे आप कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? मोलर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। इसी को हम लोग एक्टिव मास भी कहते हैं। क्यों और कैसे, ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल याद रखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो बड़ी कोष्ठ है, इसे आप पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास। कंसंट्रेशन ऑफ R1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ P1, इसे कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ R1 and concentration of P1 are the concentration of reactant and product respectively। रिएक्टेंट का प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन R1, प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन P1। कब? तो जब टाइम लिया गया T1। तो T1 समय पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 और प्रोडक्ट का इनिशियल प्रारंभिक कंसंट्रेशन P1। कुछ समय के बाद जब समय में चेंजिंग आता है T2, तब यहां पर जब टाइम में चेंजिंग आता है T2 तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो गया P2। R2 एंड P2 आर देयर कंसंट्रेशन एट टाइम T2। तो क्या देखा आपने? मान लिया कोई रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो जब इनिशियल टाइम लिया गया T1, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1। कुछ समय के बाद जब टाइम चेंज कर गया T1 से T2, तब यहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो गया R2, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो गया P2। तो इस तरह से टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आया, सांद्रण में जो परिवर्तन आया, उसके लिए जो टाइम आवश्यकता हुआ, टाइम लगा। टाइम क्या लगा? T2 माइनस T1, दिस इज डेल्टा T। चेंज इन टाइम डेल्टा T, फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए T2 माइनस T1। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या परिवर्तन आया? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए R2 माइनस R1।
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग आया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1, P2 माइनस P1। तो इस तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, अभी आपने देखा जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट जितना बनेगा रिएक्टेंट उतना घटेगा, मींस रिएक्टेंट में डिसअपियरेंस होगा तो प्रोडक्ट में अपीयरेंस होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा, जितना प्रोडक्ट बनेगा अपीयरेंस होगा, उतना ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में डिसअपियरेंस होगा। इसीलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट आर, रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस का रेट क्या हुआ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगा, इसीलिए यहां पर माइनस साइन का यूज करते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी टाइम टेकन। टाइम में क्या चेंजिंग आया, तो डेल्टा टी आया। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहां पी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहां क्या मान लिया, तो पी मान लिया। तो प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है उसका रेट कैसे लिखेंगे, तो आपने देखा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, इसीलिए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। चूंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इसलिए यहां पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी, टाइम में जो चेंजिंग हुआ। तो इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो जब रिएक्टेंट का रेट लिखेंगे तो रिएक्टेंट का रेट डिसअपियरेंस, रेट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियरेंस, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डेल्टा टी। प्रोडक्ट का रेट अपीयरेंस में आएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी। अब आप इस तरह से इसको लास्ट लाइन को याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट में डिसअपियरेंस होगा उतना ही प्रोडक्ट में अपीयरेंस होगा, जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट is equal to rate of appearance of product is equal to minus change in concentration of reactant by delta T is equal to plus change in concentration of product by delta T। रिएक्टेंट में कोई भी स्पेसीज रहेगा निगेटिव साइन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो वो निगेटिव और ये निगेटिव दोनों पॉजिटिव। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। इसे और क्लियर समझने के लिए हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझें। चलिए अब देखें हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन को समझें। फर्स्ट रिएक्शन NO2 in gaseous state combine with CO carbon monoxide in gaseous state, both are reactant, gives product CO2 carbon dioxide in gaseous state and NO nitric oxide in gaseous state।
तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट लिया गया, दो प्रोडक्ट है, इसमें कोई स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ये दोनों रिएक्टेंट है, इसीलिए माइनस साइन का यूज करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा टी टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम इंटरवल, इज इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड बाय डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना ही इंक्रीज होगा। ये दोनों प्रोडक्ट है, इसीलिए प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय डेल्टा टी। अब आइए इस सेकेंड एग्जांपल में, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। H2 और I2 इसके पीछे कुछ नहीं है, यहां पर कोई स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1 है, लेकिन यहां पर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो जितना भी स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा उसे बाय में कर देंगे। यहाँ 2 मोल है, पर मोल 1 मोल में हो जाएगा 1/2। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, यह भी रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन, 2 मोल है तो 1/2, 3 रहता 1/3, 5 रहता 1/5, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय डेल्टा टी। इसी दोनों रिएक्शन के आधार पर अब आप इसका लिखिए रेट क्या होगा। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे। यहां पर यह तीनों रिएक्टेंट है तो यहां पर निगेटिव साइन का यूज करेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट है, पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस, चूंकि रिएक्टेंट है, 5 मोल है तो 1/5, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, इस स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ को कहेंगे कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू। अब आइए इसके लिए, यह भी रिएक्टेंट है तो पहले तो आप माइनस साइन देंगे, 1 मोल है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू, यहां पर यह भी रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन, 6 मोल है तो 1/6, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब ये तीनों तो रिएक्टेंट का लिख लिया। अब ये दोनों प्रोडक्ट है इसीलिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, 3 मोल है तो 1/3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, फिर प्लस साइन देंगे, प्रोडक्ट है इसीलिए, 3 मोल है तो 1/3, नीचे लिखे इज इक्वल टू, प्लस साइन दिया, 3 मोल वाटर है तो 1/3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो मान लीजिए कोई जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन, काल्पनिक रिएक्शन लेते हैं, A मोल ऑफ A react with B मोल ऑफ B gives the product C मोल ऑफ C and D मोल ऑफ D। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये A और B रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, A मोल 1/A, जैसे 5 मोल था तो 1/5,
A mole minus 1 by A. Change in concentration of A by delta T. This is equal to B mole of B minus रिएक्टेंट है इसलिए माइनस B mole 1 by B. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B by डेल्टा T इज इक्वल टू C और D प्रोडक्ट है, C मोल ऑफ C प्लस प्रोडक्ट के लिए प्लस 1 by C, C मोल 1 by C. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C by डेल्टा T इज इक्वल टू D मोल ऑफ D प्लस प्रोडक्ट है इसीलिए प्लस 1 by D. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D by डेल्टा T. अब आइए एक्टिव मास क्या है. ए एक्टिव मास कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिंग सबस्टांस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर वॉल्यूम में रिएक्टिंग सबस्टांस का जो नंबर ऑफ मोल रहता है वह एक्टिव मास कहलाता है. तो एक्टिव मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एन बाय वॉल्यूम इन लीटर. तो इस तरह से एक्टिव मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम. यूनिट हो गया मोल पर लीटर. इसी को कहेंगे मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन. स्क्वायर ब्रैकेट को कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन. तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. अब हम लोग देखें इस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट को हम लोग कैसे व्यक्त करें. अब समझिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कैसे हम लोग ड्राइव करें. रेट ऑफ रिएक्शन अभी अभी आप पढ़े थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन. रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन आता है और उस कंसंट्रेशन के परिवर्तन में जो समय लगता है यही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन. तो कंसंट्रेशन का यूनिट आप जानते हैं मोल पर लीटर बाय टाइम. तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स. मोल पर लीटर टाइम आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है. इसीलिए मोल पर लीटर पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट. कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. मोल पर लीटर पर सेकेंड. या अगर टाइम को आप मिनट में लेते हैं तो मोल पर लीटर पर मिनट. अगर टाइम को आप आवर में लेते हैं मोल पर लीटर पर आवर. लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन के जगह पर पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं. क्यों करते हैं. क्योंकि अगर मान लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन ले, रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में. आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी. देयरफॉर पी इक्वल टू एन बाय वी आर टी. एन बाय वी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिंग सबस्टांस बाय वॉल्यूम. एन बाय वी दैट इज कंसंट्रेशन. पी इक्वल टू सी आर टी. अगर T कांस्टेंट कर दिया जाए, R इज ऑलरेडी गैसियस कांस्टेंट, देन पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. इसीलिए कंसंट्रेशन के जगह पर पार्शियल प्रेशर का यूज किया जाता है. और इस तरह से गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड और एटमॉस्फेरिक पर मिनट. तो ये था यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसी से रिलेटेड एक हम लोग प्रॉब्लम देखें. एक गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन. मान लीजिए रिएक्शन दिया हुआ है 2 मोल A गिव्स 4 मोल B प्लस C.
is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to increase by 5 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर in 10 सेकेंड. यहां पर जो प्रोडक्ट B है, B का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल पर लीटर 10 सेकेंड में. तो अब कैलकुलेट करना है आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. तो वन बाय वन करके हम लोग देखें. फर्स्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी. बी का जो अपीयरेंस यहां हुआ है, तो यहां पर बी के अपीयरेंस में लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी. बी प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम टेकन. तो यहां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बी का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर. 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर बाय टाइम टेकन, टाइम 10 सेकेंड. डिवाइड कर दीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये था फर्स्ट का जवाब, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी. अब आइए सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहां पर आपने देखा 4 मोल बी का इंक्रीज हुआ, पर मोल लेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन यहां 4 मोल है इसलिए 1/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी 1/4. बी का अपीयरेंस अभी यहां कैलकुलेट हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. अब डिवाइड कर दीजिए 4 से. दिस इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. थर्ड में कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए चूंकि रिएक्टेंट है यहां पर 2 मोल ए, ये प्रोडक्ट दिया 4 मोल बी प्लस सी, देयरफॉर 1/2 2 मोल 1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी 1/2. यहां पर बी का अपीयरेंस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये तो इंक्रीज था. बी का अपीयरेंस यहां देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर मोल पर लीटर पर सेकेंड. देयरफॉर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. अब 5 में 2 से डिवाइड कर दीजिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. इसी तरह का एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखें. नाउ वी सी अनदर एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 2. इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 48 ग्राम पर मिनट इन द रिएक्शन. ये रिएक्शन दिया हुआ है 2 मोल N2O5 gives 4 मोल ऑफ NO2 एंड O2. तो यहां जो O2 का फॉर्मेशन हुआ है, इस ऑक्सीजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन 48 ग्राम पर मिनट दिया हुआ है. और अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5. N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना है. साथ ही साथ व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2. NO2 जो प्रोडक्ट बना है, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस कैलकुलेट करना है. तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है 48 ग्राम. पहले इसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे. चूंकि हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन
is always expressed in terms of mole per liter. रेट ऑफ रिएक्शन को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर के रूप में, और इसीलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का वेट दिया हुआ है 48 ग्राम पर मिनट। O2 का मोलर मास 16 इंटू 2, 16 दूना 32 ग्राम। डिवाइड कर दीजिए, 48 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मोल पर मिनट। तो ये क्या कैलकुलेट हुआ? ये कैलकुलेट हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब क्या कैलकुलेट करना है? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। इसीलिए फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस 2 मोल, दैट इज 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 by delta T. This is equal to O2 product plus change in concentration of O2 by delta T. क्या कैलकुलेट करना है? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? 1.5, तो 1.5 मोल पर मिनट, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1.5 मोल पर मिनट, तो फाइनली ये कैलकुलेट हुआ 3.0 मोल पर मिनट। तो ये कैलकुलेट हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अब सेकेंड में कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। NO2 1 बाय प्रोडक्ट है 1/4, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा T। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा T। O2 का फॉर्मेशन कितना आया? 1.5, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसीलिए 4 इंटू 1.5 मोल पर मिनट, दिस इज इक्वल टू 6 मोल पर मिनट। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन नंबर 3। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन में दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रिएक्शन 4NH3 combined with 5 mole of O2 gives the product 4 mole NO plus 6 mole H2. Find the rate of disappearance of oxygen. यहां ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट करना है। The rate of above reaction in terms of O2 and NO. अब यहां पर O2 और NO के रूप में रेट को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ऑक्सीजन के संदर्भ में चूंकि यह रिएक्टेंट है इसलिए -5 मोल 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा T। दिस इज इक्वल टू, अब आइए NO के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट है 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय डेल्टा T। क्या कैलकुलेट करना है? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस इज इक्वल टू 5/4। ऑक्सीजन यहां पर 5 मोल है, इसीलिए 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO 5/4, और NO का रेट ऑफ अपीयरेंस आपको दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। इसे सॉल्व कर लीजिए, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये सब था रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। कल हम लोग देखेंगे दो तरह के रेट के बारे में, एक एवरेज रेट, सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो दोनों के बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
तब तक इसको रिवीजन करिए, घर में रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट।